प्रैक्टिकली चीज़ें काफ़ी सीखी बेटा, थ्योरेटिकल के बजाय ज़्यादा चीज़ें जाकर देखी। ज्योग्राफी की चीज़ें ज़्यादातर जाकर देखी और उसका एनालिसिस किया, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या है कि अपन करके सीखते हैं ना, तो ज़्यादा बढ़िया आंसर रिजल्ट आता है, मेमोरी में लंबे टाइम तक स्थायी हो जाती है। अब जैसे हम लोग कार्टोग्राफी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। अब ये आइसोबार, आइसोएलाइन, आइसोथर्म, ये सारी लाइनें हम लोग सिखाते हैं यूजीसी नेट वालों को सबको, कि ये लाइन ऐसे जाएगी, इसमें ये यहाँ का टेम्परेचर इतना है, ऐसे बनेगी। और बच्चे जब मैप बनाते हैं ना, फिर भूलते नहीं है लाइफ टाइम बिना मैप। परमानेंट 3 सवाल है कि ज्योग्राफी किसका नॉलेज करवाता है, स्थान का, जगह का नॉलेज करवाता है। दूसरा क्वेश्चन, ज्योग्राफी जो है उसका मेन इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है, उपकरण कौन सा है, तो मैप है। ये तो रीट लेवल सेकंड ग्रेड का परमानेंट सवाल है एसएस का, कि ध्यान दो ज्योग्राफी पढ़ने का मूलभूत आधार कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा है बेटा, मेन उपकरण कौन सा है, मैप है। और ज्योग्राफी पढ़ने की, ठीक है, सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो वो है क्षेत्रीय भ्रमण, हाँ वेरी गुड, सर्वेक्षण। ये 3 क्वेश्चन तो परमानेंट है, जो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड से भी ग्रेडों में आए हुए। ग्लोब का क्वेश्चन आया था पिछली बार रीट लेवल सेकंड में एसएस में, कि पृथ्वी का हूबहू मॉडल कौन होता है, ग्लोब होती है। अतः करके सीखना ज्यादा है। अब अपन ध्यान दो, इतिहास में अगर पहले स्थान की नॉलेज करके पढ़े, अभी जैसे बिटिया आई थी, मैं मेरा भी ध्यान था कि कौन सा शेरशाह सूरी था कि इसका 12 प्रांत थे ना, सर बोल रहे हैं ईस्ट में इतने, वेस्ट में ये बोल रहे थे ना सर। तो अब उस समय सर ईस्ट में बोल रहे थे, तो मेरा दिमाग ईस्ट में चला गया। फिर वो बोल रहे अवध है, राजस्थान है, बोला था ना सर ने, तो मेरा दिमाग 12 में सोचने लग गया। मैंने कहा गुजरात है, थट्टा, क्या बोला था उन्होंने, हाँ, ऐसा कुछ बोला, तो मेरा दिमाग हाथों हाथ चलता गया। अब मेरा माइंड कैसे काम कर रहा था, कश्मीर, कश्मीर के नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके इधर है, इधर है। हम ज्योग्राफी वालों का माइंड ऐसे काम करता है, इसके आगे, इसके दाएं, इसके बाएं। जबकि आप लोग क्या सिस्टमेटिक, यहाँ शेरशाह, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। मैप से समझाया था, ये सबसे बढ़िया तरीका है। हिस्टोरिकल ग्लोब है ये हम ग्लोब की स्टडी पढ़ाते हैं ना, ग्लोब की हिस्ट्री, स्टडी नहीं हिस्ट्री। तब बताते हैं कि थ्रेप्स ने ये ग्लोब इस समय बनाया था, ये ग्रीक था, हेरोडोट्स ने ये किया, इसने किया। हाँ, जब हम कार्टोग्राफी में ग्लोब और मैप की हिस्ट्री बताते हैं, तब हमारे थियोफ्रैक्टस आता है, हेरोडोट्स आता है, इरेटोस्थनीज आता है, ये सारे नाम आते हैं। मर्करेटर, मर्करेटर, हाँ 1959 में मानचित्र। अब मर्करेटर ने, इधर देखो, मर्करेटर एक डच डच था, नाविक था। तो उसने, ध्यान दो, कार्टोग्राफर था, उसने एक मानचित्र बनाया। वो मानचित्र आज भी एक्टिवेट है। पूरी नेवी और एयरफोर्स उसी मानचित्र पर काम करती आज की तारीख में। और उसी पे, हाँ, मर्करेटर पे, और उसी के आधार पे सारी एप्लीकेशन चलती है, किनकी, नेवी और आर्मी वालों की, मर्चेंट नेवी वालों की। तो हिस्ट्री काफी कुछ देती है किसको, ज्योग्राफी को, और ज्योग्राफी काफी कुछ देती है हिस्ट्री को, ठीक है। पहले तो ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ चलते थे किसी जमाने में, इसीलिए हेरोडोट्स को आप लोग भी पढ़ते हो और हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, यही थी ना, हाँ हिस्टोरे। हाँ, तो भाई आप लोगों को उसकी डेप्थ में नॉलेज है कि क्या है, रे है, रा है, हम लोगों के लिए सामान्य चीज है, ठीक है। जैसे अब मैसा का पठार मैंने आपको शायद पढ़ाया होगा, पढ़ाया ना, चित्तौड़ में। अब वो ध्यान दो, जैसे हिस्टोरे, ठीक है, और हिस्टोरिका, मैंने क्या बोला, हिस्टोरिका, और आपने क्या बोला, हिस्टोरे है। क्यों, क्योंकि आपको डेप्थ की नॉलेज है, और वास्तविक नाम उसका हिस्टोरे है, क्लियर। अब जैसे मैसा का पठार, अब मैसा का पठार ध्यान दो, जनरल में तो ये बोला जाता है कि मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में है। लेकिन हम जब ज्योग्राफी वाले पढ़ाते हैं, तब क्या बोलते हैं कि मैसा एक टेबल नुमा आकृति है, और ये जियोमॉर्फोलॉजी का वर्ड है, ठीक है। हाँ, समतल। तो अपन जिस स्ट्रीम में एंटर करेंगे ना, उसकी डेप्थ में नॉलेज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, गहराई में। अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे
क्लाइमेट, और क्लाइमेट में पहुंच गए थे कहाँ तक? हाँ, वर्षा। थार डेजर्ट में कम न्यून वर्षा के क्या क्या कारण है, यही पढ़ा था ना अपन ने। ठीक है। देखो बच्चों, समवर्षा रेखाएं मैं पहले पढ़ा चुका हूं ना, वहां थोड़ा सा उनको ध्यान रख लेना। और एक क्वेश्चन कॉमनली आता है जो उसको थोड़ा सा देखो, लास्ट 2024 और 25 में दो तीन बार रिपीट हो चुका। कैसा सवाल देखो, क्या हुआ? अच्छा, दो ही कारण लिखा है, तीसरा भी लिखवा दूंगा मैं। क्वेश्चंस देखो, ध्यान से। राजस्थान में औसत वर्षा, हाँ, का घटता क्रम। ये क्वेश्चन बड़ा बार बार आ रहा है अभी 2 सालों से। अब इसमें देखो कैसे आएगा। ए अलवर, फिर आगे दे दिया झुंझुनू, फिर दे दिया धौलपुर। धौलपुर बी दे दिया धौलपुर। ठीक है, जयपुर, सीकर। ठीक है, सी दे दिया कोटा, झालावाड़ और बूंदी। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं 2 सालों से। ठीक है। अब वो घटता क्रम बढ़ता क्रम, आपको सिर्फ एक ही लाइन देखनी है कि झालावाड़ से किधर चल रहे हैं अपन, बीकानेर की ओर। तो ध्यान दो, हाँ, धौलपुर से यूं जैसलमेर की ओर, या ध्यान दो बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर। तो वर्षा का मान घटता जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन में आपको 33 जिलों के आंकड़े तो लिस्ट पूरी याद थोड़े करोगे। अगर उस लिस्ट को याद करने बैठ गए तो फिर जनसंख्या का क्या होगा, और फिर जनसंख्या की लिस्टें याद करोगे तो हिस्ट्री का क्या होगा, सब्जेक्ट का। अतः ध्यान दो, एक ट्रिक होती है सिंपली कि हाँ इधर से इधर चले तो ये घटना। डरना मत ऐसे सवालों से, सिर्फ दिशा देखनी है। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रचलन में है। ठीक है, समझ रहे हो ना प्रचलन, कि अभी बारंबारता फ्रीक्वेंसी ऐसे सवालों की ज्यादा है। जैसे 2016, 17, 18, 19, इन 4 सालों में सबसे ज्यादा प्रचलन में थे राजस्थान जियोलॉजी के क्वेश्चन। अब जियोलॉजी के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, अब सवाल आ रहे हैं इकोनॉमिक्स वेलफेयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा, योजनाओं के। ज्योग्राफी के कम कर दिए, जियोलॉजी तो बिल्कुल ही कम कर दी। अतः देखो प्रचलन में भी इस पेपर में क्या सवाल आया, इसमें क्या आया, इसमें क्या आया, यानी अब ज्योग्राफी के डेप्थ के सवाल नहीं आ रहे। जो 2015, 16, 17, 18 पटवार ग्राम सेवक आ रहे टीचर्स भर्ती में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टिपिकल, भयंकर टिपिकल, वो अब टिपिकल नहीं आ रहे। अब टिपिकल आ रहा है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अदर पार्ट टिपिकल आ रहे हैं, ज्योग्राफी टिपिकल नहीं आ रही। इसमें ये अभी प्रचलन में चल रहा सवाल है कि राजस्थान में औसत वर्षा का घटता क्रम क्या है जिलों के संदर्भ में। जिले दे दिए जाएंगे, अब इन सबका थोड़ा याद रख पाएंगे अपन। दो कारण लिखो जल्दी से, लास्ट वाले बच गए ना, दो तो मैंने कल लिखा दिए थे। अगले कारण में लिखो, थार मरुस्थल में तापमान अधिक होता है। थार मरुस्थल में तापमान अधिक होता है, जिस कारण तापमान अधिक होता है, जिस कारण वायु में उपस्थित नमी जलवाष्प, नमी यानी जलवाष्प, वायु में उपस्थित नमी भाप बनकर उड़ जाती है। भाप बनकर उड़ जाती है। और चौथा कारण लिखो, जुलाई माह में, जुलाई माह में थार मरुस्थल में थर्मल इन्वर्जन, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। जुलाई माह में थार मरुस्थल क्षेत्र में तापीय प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति बन जाती है। थर्मल इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है।
नोट कर लिया बेटा? अब लिखो राजस्थान में वर्षा का वितरण, इसी में ही जैसे अपन ने लिखा ना मानसून का आगमन, ठीक है, मानसून की क्रियाविधि लिखा था ना, वैसे ही लिखो राजस्थान में वर्षा का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान। अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, एरो लगा देना। राजस्थान में वर्षा का वितरण, ये अपना राजस्थान। और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, एक मतलब बेकार सा सवाल आएगा जो कंफ्यूज पैदा करेगा, और वो अब तक ही कंफ्यूज था, पहले भी कंफ्यूजन है उस सवाल में। अब देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, यहां जिला है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में रेनफॉल है बेटा 95 सेंटीमीटर। कितना है? 95, 95 सेंटीमीटर। बांसवाड़ा 95.03। सेकंड नंबर पे आएगा बांसवाड़ा के बाद, यही कलर रहने दो। सेकंड नंबर पे है 12, और तीसरे पे है सवाई माधोपुर 12, 87.38 सेंटीमीटर। तीसरे नंबर पे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में 87.34, 87.34। चौथे नंबर पे है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का डेटा है 84.49, 84.49 सेंटीमीटर। और ये मैंने ग्रीन सिग्नल दे दिया किसको? झालावाड़ को। ये झालावाड़, झालावाड़ वर्षा 84 पॉइंट, ये 49 है, यहाँ आएगी 43। बस मैंने क्या कहा था, खराब सवाल है, ज़्यादा वर्षा इसमें होती है, इसमें, यह खराब सवाल है। अब देखो ये डेटा किसके हैं, तो राजस्थान वार्षिक वर्षा, एब्स्ट्रैक्ट 2011-12, ठीक है। दूसरा ध्यान दें, राजस्थान कृषि विभाग 2021-22, ये लो, ये इसके डेटा है, सरकारी डेटा है दोनों ही जगह। अब अपन एक सवाल आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। लेकिन रुको, इसमें इस तरीके से सॉल्व करना, सर जी पीछे पीछे, राजस्थान में जनरली जनरली, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ में। लेकिन वो स्पेशली कंडीशन पूछ ले, विशेषतः राजस्थान में, विशेषतः राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, फिर कौन सा आएगा? बांसवाड़ा। हाँ, स्पेशली कौन से जिले में, या एब्स्ट्रैक्ट दे दे या एग्रीकल्चर दे दे, ये कंफ्यूजन है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करना बड़ा टिफिकल्ट है, और रे टीचर कंफ्यूज है, एक भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आप हिस्ट्री में मनोज सर को तो मानते हो ना, तो ज्योग्राफी में थोड़ा सा मेरे को भी मान लो, ठीक है। और यहाँ देखो झालावाड़ 84 सेंटीमीटर। मैंने ये कहा जनरली सवाल पूछे कि राजस्थान में सामान्यतः कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? झालावाड़ में। लेकिन सरकारी आंकड़े एक नहीं दो दो डिपार्टमेंटों के इंडिकेट किसको कर रहे हैं? बांसवाड़ा को, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर ये अरब सागर ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट में हैं। इसमें अरब सागर, कल मैं पेपर सॉल्व करवा रहा था सब्जेक्ट का ही, सब्जेक्ट का, ठीक है। 7 बजे स्टार्ट किया था, रात को 11:30 बजे तक पेपर सॉल्व करवा रहा था। 140 क्वेश्चंस थे, 130।
ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आया एक कि राजस्थान में निम्न में से कौन से क्षेत्र में अरब सागरीय हवाओं से सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जो कल अपन डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, और उसमें वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट में पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, और उसमें राइट आंसर था दक्षिणी राजस्थान। तो मैंने आपको लिखाया था शायद कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, लिखाया था ना, डूंगरपुर वहां अरब सागरीय मानसून से भयंकर वर्षा होती है, ऐसा सेंटेंस लिखाया था ना। ठीक है, वही क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछा गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि हाँ इस कंटेंट की गहनता कितनी है। तो झालावाड़ जनरली पूछे तो झालावाड़ में 84 पॉइंट। दूसरी बात यहाँ आपको इसको इंडिकेट इसलिए भी करना है झालावाड़ को कि वर्षा की सर्वाधिक निश्चितता निश्चितता नियमितता और सर्वाधिक ह्यूमिडिटी, सर्वाधिक आर्द्रता, और दोनों शाखाओं से सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक थंडरस्टॉर्म, सर्वाधिक वज्र तूफान और मानसून ब्लास्ट की कंडीशन। और ध्यान दो, मानसून रिपोर्ट, एक मिनट रुको, मानसून बाद में मत लिख लेना, मानसून रिपोर्ट 2022 में ये कहा गया कि डग में एक दिन में 28 सेंटीमीटर बरसात हुई है। अब मानसून ब्लास्ट किसे कहते हैं? क्लाउड ब्लास्ट। ठीक है, क्लाउड ब्लास्ट, अचानक से भयंकर बरसात शुरू हो गई और ऐसा लग रहा है जब बादल टूट गया, जिसे अपन कहते हैं बादल फट गया, कहते हैं ना। अब बादल कोई फटेगा थोड़े ही। ठीक है, बादल फटने की प्रक्रिया में क्या होता है, ध्यान दो, भयंकर बरसात। ठीक है, जोरदार नॉन स्टॉप और लगातार भयंकर भर भर बरसात हो रही, उसे क्लाउड ब्लास्ट कहते हैं। आ गया समझ में? इसी घटना 2022 में कहाँ हुई? डग में हुई थी। ठीक है, डग कहाँ है? झालावाड़ में है। ये यहाँ डग गंगदार नहीं लिखाया था क्या? पढ़ाया था ना, डग गंगदार अपलैंड पढ़ाया था, तो डग में यह घटना हुई थी 2022 में। तो आप सोच सकते हो झालावाड़ के कितने क्वेश्चन। कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की निश्चितता और नियमितता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ के किसान को ध्यान दे, ये नहीं सोचना है कि ध्यान दो क्या बोऊं, उसे ये पता है कि मेरे यहाँ तो बरसात आएगी। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। जबकि सर्वाधिक वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता, प्लीज घूम मत जाना, जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। निश्चितता अनिश्चितता मैं प्रैक्टिकली पढ़ाता हूं और प्रैक्टिकली जीता हूं, देखो ध्यान से। वनोन्मूलन और वृक्षारोपण शब्दों का ही खेल है। अच्छे से अच्छा बंदा इन दोनों शब्दों में ऐसा उलझता है कि इधर का तो इधर कर देता है, इधर का इधर कर देता है। वृक्षारोपण का उल्टा कौन होता है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब पेड़ों की कटाई। तो ये ऐसे वर्ड है जो धोखा दे जाते हैं। वर्षा की अनिश्चितता, ठीक है, जैसलमेर। अनियमितता, जैसलमेर। ठीक है, यहाँ ब्लॉक वृष्टि की कोई कंडीशन नहीं है। राजस्थान में कौन से जिले में ब्लॉक रेन नहीं की घटना नहीं होती? झालावाड़ में। ब्लॉक रेन समझ रहे हो ना? अपने गांव में बरसात, आसपास के बरसात नहीं, तो उसे कहते हैं खंड वृष्टि। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ तो मानसून चादर की तरह जाता है। उदाहरण दिया था ना आप लोगों को मैंने कि अगर झालावाड़ जा रहे हो तो बरसात शुरू हो गई तो लगातार हाईवे पर बरसात ही चलेगी बेटा। ठीक है, खिड़की बंद करने वाला उदाहरण बताया था। ये सारे क्वेश्चंस किसके हैं? झालावाड़ के। अतः सामान्यतः राजस्थान में कौन से जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? झालावाड़। और वो पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट 2011-12, ठीक है, सूचना जनसंपर्क मंत्रालय, या फिर ध्यान दो वो पूछे कृषि विभाग के 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो फिर कहाँ होती है? बांसवाड़ा। ये पूरे तीनों चारों पांचों आंकड़े मैंने लिख दिए। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जैसलमेर में। जैसलमेर 18 सेंटीमीटर। जैसलमेर, ठीक है, 18.55 सेंटीमीटर। 55 सेंटीमीटर।
और जैसलमेर के बाद दूसरा आता है श्री गंगानगर। बीकानेर नहीं है बेटा, गंगानगर। गंगानगर 22.64 सेंटीमीटर। ये डेटा याद नहीं रखना, लेकिन क्रम याद रखना आपको। बीकानेर तीसरे नंबर पे, बीकानेर तीसरे नंबर पे 24.30, 24.30। ठीक है, दौसा बताऊं? दौसा का है 56.10। ठीक है, राजसमंद, जयपुर और दौसा। दौसा 56.10, 30 नहीं है, 10 है बेटा। 56.10 सेंटीमीटर। दौसा के बाद जयपुर 56.38। और तीसरे नंबर पे आएगा राजसमंद 56.78। 56.78 सेंटीमीटर। बेटर आंसर कौन सा आएगा? राजसमंद आएगा। बढ़िया आंसर कौन सा आएगा बेटा? राजसमंद। कौन से क्वेश्चंस का? कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है बेटा? 57.51। सही है ना? 57.51 के सबसे नजदीक आ गया समझ में? राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा के समान। ठीक है, कौन से जिले की औसत वार्षिक वर्षा है? राजसमंद। ये ऑप्शन में नहीं तो जयपुर, जयपुर नहीं हो तो दौसा। ठीक है, ये लो, इसको सही कर देता हूं। 56.10। ये मेजरमेंट डेटा आपको ध्यान में रखना है। हैं? सर्वाधिक वज्र तूफान, मानसून ब्लास्ट की घटना, मानसून ब्लास्ट की घटना 2022 में कहाँ हुई थी? डग में हुई थी। ये ध्यान में रखना आपको। राजस्थान में कौन से जिले में वज्र तूफान आता है? झालावाड़ में। तो मानसून ब्लास्ट भी वही हो रहा है। दोनों शाखाओं से, याद रखो, कल चित्र बताया था ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों शाखाओं से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है झालावाड़। राजस्थान में कौन से जिले में ह्यूमिडिटी वर्ष भर सबसे ज्यादा हाई लेवल पे रहती है? झालावाड़। राजस्थान में कौन सा ऐसा जिला है जो बंगाल की खाड़ी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़। और अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा। ठीक है, ये सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है झालावाड़। राजस्थान में एब्स्ट्रैक्ट 2011-12 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? तो किस में होती है? बांसवाड़ा में। अब सवाल ये दे दे कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से वर्षा का घटता क्रम, तो तब वो आंकड़े बोल रहा है, सामान्य कंडीशन नहीं है। तो फिर उस कंडीशन में आप क्या करोगे? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद बारां, बारां के बाद सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। और टॉप पर ध्यान रखना बीकानेर नहीं है, निम्नतम में बीकानेर नहीं है, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर। बेटा यहां भी ध्यान रखना। ठीक है, बीच में कौन आ रहा है? बीकानेर। ठीक है, बीच में कौन है? बीकानेर। फॉरेस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला है उदयपुर। उदयपुर के बाद कौन आएगा? वन क्षेत्रफल अलवर। और अलवर के बाद प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसमें ध्यान दो, प्रतापगढ़ को हटा दिया क्रम में और डायरेक्ट क्या दे दिया? चित्तौड़गढ़। तो ज्यादा नहीं तो अपने वन वनस्पति है क्या कोर्स में? नहीं है। कहाँ है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्या कह रहा था मैं। इसमें ध्यान में रखना, पहले ना सबसे लास्ट में कौन है? जैसलमेर, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर। ये 3 लास्ट के जिले रहेंगे। चौथा भी लिखाऊं क्या? बाड़मेर। चौथा कौन सा है? बाड़मेर।
हनुमानगढ़ नहीं है, कौन सा है, बाड़मेर। आ गया ना समझ में, बोलो। और राजस्थान में वर्षा की मात्रा किधर से किधर घटती है, दक्षिण से उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक है, यूं घटती जाएगी। समवर्षा रेखाएं मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दी है। चले आगे। अलवर, अलवर में होती है बेटा, कमी होती है, ज्यादा नहीं होती। बोलू मैं, अलवर 65.73 सेंटीमीटर, 65.73 सेंटीमीटर। ऊपर क्या लिखा है टाइटल में, पहली लाइन में, राजस्थान का वर्षा का लिखा है क्या? वाह, वेरी गुड, राजस्थान वार्षिक वर्षा। हाँ हाँ सही बोला। रा, राजस्थान वार्षिक वर्षा। चले आगे, क्लियर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नोट करो नीचे, चारों बातें लिखो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा सिरोही जिले में, सिरोही जिले में माउंट आबू स्थान पर, माउंट आबू स्थान पर 150 सेंटीमीटर तक होती है, 150 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है ना, स्थान पर 150 सेंटीमीटर तक होती है। हाँ, अति आर्द्र में, आर्द्र में क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनो, एक मिनट। सवाल आ जाए, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम है? ए राणा सांगा, भी करण सिंह, ठीक है, मेवाड़ से संबंधित है, सी बप्पा रावल, ठीक है, और डी राणा प्रताप। अब वहां लिखा प्राचीनतम, क्या वास्तव में इतिहास में ये प्राचीनतम है क्या? नहीं है, ये मध्यकाल में ही तो आता है, मिड पीरियड में आता ना भाई। हाँ, इस वेरी गुड, यही बात मैं कहना चाह रहा था, आपको आपकी भाषा में समझा दिया मैंने। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे थे आप? हाँ हाँ, तो सुनो तो सही। अब हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है उसे तो कहते हैं तर, तर से कम होती है उसे कहते हैं आर्द्र, और आर्द्र से कम होती है उसे कहते हैं शुष्क। ये तीन क्राइटेरिया है। अब रुको, अब बाई चांस शुष्क से भी कम अर्थ प्रेजेंट करना है कि यहाँ तो होती ही नहीं है, अति गरीब है, गरीब में भी अति गरीब है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, अति शुष्क। ठीक है, और गरीब से मामूली सा ज्यादा पैसे वाला है तो उसे क्या कहेंगे, अर्ध शुष्क। थोड़ा समझना। और आर्द्र से थोड़ा सा कम है, अर्ध आर्द्र है, अति आर्द्र नहीं, अर्ध आर्द्र। और आर्द्र से ज्यादा है पैसे वाला तो अति आर्द्र। ठीक है, और तर से कम है तो अर्धतर और अतितर। आ गया समझ में? मेजर वर्षा से कोई लेना देना नहीं है। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शुष्क का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर से कम होता है ना। शुष्क का मतलब कितना होता है, 50 सेंटीमीटर से कम। फिर भी हम शुष्क में अंदर घुसे
तो थार मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया। ठीक है, शुष्क को फिर किस में रखा अपन ने, ध्यान दो, थार 25 सेंटीमीटर से कम में रखा, और 25 से 50 को किस में रखा, अर्ध शुष्क में। जबकि एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसी जलवायु को शुष्क जलवायु कहा जाता है, ड्राई क्लाइमेट कहा जाता है। 200, एक मिनट रुको, सवाल पूरा नहीं हुआ। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है तो उसे तर कहते हैं, और 200 से लेकर इसके 50 के बीच में जो वर्षा होती है उसे आर्द्र कहते हैं। 200 से 50 के बीच में तो 3 मेजर वर्ड आते हैं, शुष्क, आर्द्र और तर। अब योजना के अकॉर्डिंग लगा दो, ठीक है, लाइक दिस, दौसा, ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु में है, सवाल आ ही गया, अति आर्द्र जलवायु में है। ए दौसा, बी नागौर, सी बाड़मेर और डी जैसलमेर। तो सबसे ज्यादा तो दौसा में होगी ना। अब उसमें भले ही अपन जानते हैं कि अति आर्द्र में नहीं है, ये तो अर्ध शुष्क में आता है, या फिर ध्यान दो अर्ध आर्द्र में आता है, लेकिन वहां ऑप्शन में दूसरा है ही नहीं। तो आ गया समझ में। क्लाइमेट में रेनफॉल के लिए 3 वर्ड आते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर के लिए 2 वर्ड आता है, 3 वर्ड आते हैं। एक तो आता है शीत, और दूसरा आता है ध्यान दो शीतोष्ण, और तीसरा आता है उष्ण। ये 3 वर्ड आते हैं। अब रुको, उष्ण और शीतोष्ण के मध्य की कड़ी कहलाती है उपोष्ण। क्या कहलाती है, उपोष्ण। और शीतोष्ण और शीत के मध्य की कड़ी कुछ भी नहीं है, नहीं, ये तो खुद शीतोष्ण है इसके बीच की कोई कड़ी नहीं है। इसे ध्यान दो, इन दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। उसके बीच की कड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि वो एरिया छोटा सा है, ध्रुवों का ही तो है, यहाँ की चोटी तो है ये, तो चोटी तो छोटी होती है बेटा। भूमध्य रेखा, नोट सागर, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास का। और उप शीतोष्ण उससे कम, तो ग्लोबियो है, तो ये पट्टी ज्यादा बड़ी है और ये छोटी है, तो यहाँ पता ही नहीं चलता बर्फ कितनी आगे तक चलेगी कम चलेगी। वो गर्मियों के कारण, जब वहाँ गर्मियों का पीरियड चलता है तो बर्फ पिघल जाती है, तो वो एरिया छोटा हो जाता है। और जो ही सर्दियाँ आती है, लंबी सर्दियाँ होती है, तो बर्फ लंबी जम जाती है। अतः ये जो है इन दोनों के बीच की कड़ी, वैसे टेगा टुंड्रा वगैरह आती है तो वो वेजिटेशन में आती है, अपने नहीं है। फिर भी इतना ध्यान में रखो कि टेम्परेचर को प्रेजेंट कर रहे हो तो शीत, शीतोष्ण और उष्ण, ये 3 वर्ड इस्तेमाल होंगे, और वर्षा को प्रेजेंट कर रहे हो तो शुष्क, आर्द्र और तर, ठीक है। यही कंप्लीटली जलवायु को प्रेजेंट करते हैं वर्ड्स। आ गया समझ में, चले आएंगे। वर्षा का वितरण समझ में आ गया पूरा। क्या लिखा लास्ट लाइन में, माउंट आबू स्थान में, नीचे क्या लिखा, ये क्या लिखा बिटिया ने, अच्छा अगली लाइन में लिखो, राजस्थान में वर्षा रहित क्षेत्र, राजस्थान में वर्षा रहित क्षेत्र जैसलमेर में सम क्षेत्र को माना जाता है। सम क्षेत्र को माना जाता है। राजस्थान में वर्षा रहित क्षेत्र जैसलमेर के सम क्षेत्र को माना जाता है। इसका कोई डेटा नहीं है बेटा, और सिर्फ ये सवाल एक जनरली आता है। सम क्षेत्र को माना जाता है, कौन से क्षेत्र को, सम क्षेत्र को। यहाँ बरसात नहीं होती, ठीक है। अब मुझे बताओ, राजस्थान में सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी कौन से जिले में रहती है, झालावाड़ में रहती है ना। तो सबसे कम ह्यूमिडिटी वाला जिला कौन सा है एट दिस टाइम, फलोदी है बेटा। कौन सा है, फलोदी, ठीक है। पहले कौन था, जैसलमेर। तो अगली लाइन में लिखो, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जिला या जिले कर देना, उस जिले फलोदी व जैसलमेर है। अब दोनों लाइनों को देखो और जल्दी से मुझे ये बताओ कि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो कौन सा हो गया, सम, और न्यूनतम ह्यूमिडिटी वाला फलोदी, ठीक है।
अब सुनो ध्यान से, क्या वर्षा और आर्द्रता एक ही चीज है क्या? बोलो कैसे? हाँ, उसमें तो क्या होती है, नमी होती है और उसमें पानी की बूंदें आती है। क्लियर? यानी ध्यान दो, नमी चेंज नहीं हुई। ठीक है, बोल तो जाओ, नमी चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, फलोदी जो स्थान है उस स्थान पर वर्षा तो होती है, सब में तो नहीं होती, लेकिन फलोदी में वर्षा तो होती है, लेकिन वर्ष के एक समय में, यानी किसी न किसी रोज, दिन को 2:30-3-4 बजे के लगभग, ठीक है, फलोदी ऐसा स्थान रहेगा जहां सम से भी कम आर्द्रता हो जाती है। वापस लाइन ध्यान से सुनो, वर्ष में किसी एक वर्ष में किसी न किसी समय में फलोदी ऐसा स्थान है जहां ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी सम से भी डाउन हो जाती है। इसलिए ध्यान दो, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन हो गया? फलोदी। अब पहले तो ये स्थान था, अब तो ये जिला भी हो गया। अच्छा, राजस्थान में सबसे न्यूनतम ह्यूमिडिटी वाला स्थान पूछे चाहे जिला पूछे, आपको फलोदी को टिक करना है। फलोदी अगर ऑप्शन में नहीं है और जैसलमेर दिया हुआ तो फिर जैसलमेर को। ठीक है ना? बोलो बच्चों, अब तो समझ में आ गया ना? यदि आर्द्रता, ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, आर्द्रता वायु में 100% हो गई, 100%, तो वर्षा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नमी इकट्ठी होती गई और 100% हो गई, तो फिर वो बरसात की बूंद में कन्वर्ट हो जाती है। अतः वर्षा अलग चीज होती है और ह्यूमिडिटी अलग होती है। अगर ह्यूमिडिटी संतृप्त कंडीशन में होती है तो वर्षा होती है। अतः राजस्थान में वर्षा रहित स्थान तो सम है और न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी है। दोनों को एक साथ मत जोड़ देना कि सर फलोदी में सबसे कम ह्यूमिडिटी है तो बरसात भी सबसे कम फलोदी में होगी, ऐसा नहीं होता। ह्यूमिडिटी यदि 100% होगी तो ही तो वर्षा होगी। अगर आपके ध्यान दो 90% तक अंक आए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही आप 100% अंक आ गए। तो अतः आर्द्रता 90% तक पहुंच गई सब में, लेकिन चाहिए कितनी? 100%। किसके लिए? बरसात के लिए। इसीलिए ध्यान दो, सब में 90 के 100% होती ही नहीं है तो सब में बरसात नहीं होती। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? चले आगे। वर्षा की सबसे ज्यादा अनियमितता या अनिश्चितता कौन से जिले में है? अब लिखो ब्लॉक रेन, खंड वृष्टि। हाँ, ब्लॉक रेन अंग्रेजी में क्या कहेंगे अपन? ब्लॉक रेन, खंड वृष्टि। ब्लॉक रेन, खंड वृष्टि, लिख लिया? बोलो बच्चों। यदि किसी स्थान पर, किसी स्थान पर वर्षा होती हो और उसके आसपास के स्थान वर्षा रहित क्षेत्र के रूप में हो, आसपास के क्षेत्र वर्षा रहित हो, यदि किसी स्थान पर वर्षा होती हो और उसके आसपास के क्षेत्र वर्षा रहित हो, तो ठीक है, जिन गांवों में वर्षा नहीं होती उन गांवों में पापी बसते हैं। ठीक है, पापी पापी। ठीक है, तो क्या लिखा लास्ट? तो ऐसी वर्षा को खंड वृष्टि कहा जाता है। तो ऐसी वर्षा को पापी वर्षा कहा जाता है। पापी नहीं, धर्म की वर्षा। खंड वर्षा कहा जाता है। लिख लिया बेटा? इसकी प्रवृत्ति, ये एग्जाम में आता है, इसकी प्रवृत्ति झालावाड़ में न्यूनतम, जैसलमेर में सर्वाधिक है। इसकी प्रवृत्ति झालावाड़ में न्यूनतम, जैसलमेर में सर्वाधिक है।
झालावाड़ में सर्वाधिक है, झालावाड़ में न्यूनतम है, अब जैसलमेर में सर्वाधिक है। खंड वृष्टि की घटना राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक होती है? तो पश्चिमी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग में। और सबसे कम कहाँ होती है? जहां रेगुलरिटी और सर्टनिटी है, निश्चितता है, वहां ध्यान दो खंड वृष्टि नहीं होती। ठीक है, तो झालावाड़ में सर्टनिटी भी है और ध्यान दो रेगुलरिटी भी है, तो उस कंडीशन में वहां नहीं है। खंड वृष्टि अपन को कहाँ देखने को मिलती है? अपन लोग जैसलमेर में सबसे ज्यादा है, लेकिन सीकर में देखने को मिल जाएगी, जयपुर में देखने को मिल जाएगी, अजमेर, टोंक, ठीक है, भरतपुर में देखने को मिल जाएगी। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अजमेर में मिल जाएगी। कहीं बरसात हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, 3 गांवों में हो रही है और 4 गांव सूखे पड़े हैं। क्लियर? इसे क्या कहते हैं? हाँ, खंड वृष्टि। अब लिखो अगला इसी में ही, नेक्स्ट, मानसून विच्छेद। एक वर्ड और आता है एग्जाम में, मानसून विच्छेद। अंग्रेजी में कहेंगे इसे मानसून गैप, मॉनसून गैप, मॉनसून गैप और मानसून विच्छेद। ठीक है ना बेटा? अब देखो ध्यान से सुनो, बरसात के समय यानी वर्षा काल में 1 या 2 बार बरसात आ गई बेटा, और फिर उसके बाद में 1 वीक या उससे ज्यादा अवधि तक वर्षा की पुनः आवृत्ति नहीं हो, तो इस घटना को मानसून विच्छेद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मानसून विच्छेद। और ये भयंकर पापियों की स्थिति में होती है कि 1 या 2 बार तो हो गई, फिर उसके बाद में इंतजार करो। ठीक है, 2 ही तो बातें होती है, या तो ध्यान दो जल गया या गड़ गया। अपन लोग केकड़ी अजमेर क्या बोलते हैं कि बाजरा जड़ गया। जड़ गया मतलब बरसात नहीं आई, सूख गया। और गड़ गया यानी ध्यान दो बरसात ज्यादा आएगी। क्लियर? तो ध्यान दो, ऐसी वर्षा को एक बार वर्षा हुई और उसके बाद में 1 वीक या उससे अधिक अवधि तक वर्षा की पुनः आवृत्ति नहीं हो, तो ऐसी वर्षा को, इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? मानसून विच्छेद कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, मानसून विच्छेद सबसे कम कहाँ होता है? झालावाड़ में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जैसलमेर में। आ गया समझ में? तो इसका अर्थ लिख लो, यदि वर्षा काल में 1 या 2 बार वर्षा होने के बाद, 1 या 2 बार वर्षा होने के बाद, यदि वर्षा काल में 1 या 2 बार वर्षा होने के बाद 2 बार वर्षा होने के बाद 1 वीक या अधिक अवधि, 1 वीक, WWE के 1 वीक या उससे अधिक अवधि, या उससे अधिक अवधि तक वर्षा की पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मानसून गैप कहा जाता है। तो इस घटना को मानसून गैप कहा जाता है। सर्वाधिक कहाँ है बेटा? झालावाड़ में, सही ना? न्यूनतम कहाँ है? झालावाड़। और सर्वाधिक कहाँ है? जैसलमेर। न्यूनतम झालावाड़ और सर्वाधिक जैसलमेर। न्यूनतम झालावाड़ और सर्वाधिक जैसलमेर। इसमें मेरे हिसाब से जहां तक मैं सोचता हूँ, क्वेश्चन से डायरेक्शन पूछी जाएगी कि राजस्थान के कौन से भाग में मानसून विच्छेद की घटना सबसे ज्यादा होती है? ए उत्तरी पश्चिमी, बी दक्षिणी पश्चिमी, सी दक्षिणी पूर्वी और डी उत्तरी पूर्वी। तो उत्तरी पश्चिमी में, ठीक है, का नहीं होती, दक्षिणी पूर्वी या दक्षिण में नहीं होती। क्लियर?
आ गया ना समझ में? कर लोगे ना? तीसरे नंबर पे लिखो थर्ड नंबर लगा के, तीसरे नंबर पे थर्ड नंबर लगा के नोट करो, लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून। अंग्रेजी में कहेंगे रिटर्निंग मॉनसून पीरियड, लौटता हुआ मानसून काल। मानसून प्रत्यावर्तन का काल। मानसून प्रत्यावर्तन का काल। इसमें प्यारे प्यारे बच्चों दो बातें आएगी, ठीक है? कितनी बातें आएगी? दो। देखो सबसे पहले तो इसकी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन नहीं पूछा जाएगा, ऋतु का सीजन पूरा नहीं पूछा जाएगा। लौटता हुआ मानसून सितंबर से दिसंबर, ये कभी एग्जाम में नहीं आया है। आप प्रीवियस सारे पेपर उठा के देख लेना। लेकिन ध्यान दो ये आता है, कौन सा? अक्टूबर नवंबर। पहला सवाल तो यही कि राजस्थान में लौटता हुआ मानसून की ऋतु मानी जाती है अक्टूबर नवंबर, तो इन दोनों के बीच के मंथ आएंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक कभी नहीं आया, ठीक है? क्वेश्चन क्या आएगा? राजस्थान में रिटर्न मानसून पीरियड माना जाता है अक्टूबर नवंबर, ठीक है? ये मिड का पीरियड है, मध्यवर्ती भाग है, ठीक है? सितंबर से दिसंबर ये ऋतु। अच्छा पहली ऋतु क्या पढ़ी थी बेटा अपन ने? पहला सीजन ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल का टाइम कौन सा माना अपन ने? मार्च से जून। फिर वर्षा काल का क्या माना? जून से सितंबर। और रिटर्निंग मॉनसून पीरियड क्या माना? सितंबर से दिसंबर, ठीक है? सितंबर से दिसंबर ये 3 महीने माने। अब तीन में से ध्यान दो, हाँ बेटा जनरली है, ये सामान्य है, यही समझ में। पहली सीजन में क्या लिखा? पहले सीजन में मार्च से जून। दूसरे में क्या लिखा? जून से सितंबर। तीसरे में क्या लिख रहे हो? सितंबर से दिसंबर। और विंटर टाइम के लिए क्या लिखोगे? दिसंबर से मार्च। हो गए ना 3 3 महीने चारों ऋतुओं के। बट ज्यादा स्पेशली इसमें कंडीशन रहती है अपने अक्टूबर में और नवंबर में, ठीक है? अब ये देखो ध्यान से सुनो, मौसम संबंधी 3 मेजर घटनाएं होती है। कितनी मेजर घटनाएं होती? 3। एक तो ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। अब 3 घटनाएं कौन कौन सी होती है? मौसम घटनाएं, ये 3 मौसमी घटनाएं होती है। पहली, आसमान बादल रहित, क्लाउडलेस स्काई, ठीक है? आसमान बादल रहित। आसमान में क्या नहीं होते बेटा? बादल बुदल नहीं होते, ठीक है? दूसरी घटना इसी के रिगार्डिंग आगे लिखेंगे इसमें। दूसरी घटना होती है सूर्य की तीक्ष्ण किरणें, सूर्य की तीक्ष्ण शार्प वेव। और तीसरी घटना होती है वायु में, हवा में नमी की मात्रा अधिक। ये 3 कंडीशन है, ठीक है? मौसम संबंधी घटनाओं का नियंत्रण रखती है। पहली कौन सी? आसमान बादल रहित। पहली घटना क्या है बेटा? आसमान बादल रहित। दूसरी, सूर्य की किरणों का तीक्ष्णपन, तीखापन। और हवा में नमी की मात्रा अधिक, ठीक है? मैं कह रहा हूं समझो इसको, ये अपनी दैनिक लाइफ से, जिंदगी से जुड़ा हुआ पार्ट है। और ध्यान दो सबसे ज्यादा डेथ रेट, ठीक है, अक्टूबर माह में रहती है। कौन से माह में रहती है? अक्टूबर। सबसे ज्यादा डेंगू इसी सीजन में होता है। उसका कारण क्या है? नमी की मात्रा ज्यादा। दूसरा कारण क्या है?
सूर्य की तीक्ष्ण किरणें। ठीक है, तीसरा आसमान बादल रहित। अब ये देखो ध्यान से सुनो, अक्टूबर चल रहा है, कौन चल रहा है, अक्टूबर। और अक्टूबर में आप मान के चलो कि लगभग लगभग नवरात्रे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, दीपावली का सीजन स्टार्ट हो जाता है, सही ना, बोल तो जाओ। और वो एक आता है जिसमें चांद देखती है महिलाएं। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। चंद्रमा दिखाई चांद देखती है महिलाएं, ये वो भी तो चंद्रमा ही है हमारे। हाँ बेटा, जोग्राफिकल मैं तो चांद सितारे पढ़ाता हूँ तो वही दूंगा ना संज्ञा। मैं थोड़े ये कहूंगा कि वो ठीक है पोरस है। इतिहास पढ़ाता तो मैं कहता पोरस है भाई हमारा अलेक्जेंडर है हमारा भाई। ठीक है, मैं तो चांद ही बताऊंगा क्योंकि मैं चंद्रमा पढ़ाता हूं। अब ध्यान से सुनो, हाँ तो ध्यान से सुनो, अक्टूबर माह में महिलाएं सॉरी ठीक है छोड़ो छोड़ो उसको, सीजन तो पता चल गया ना। अब इसी समय अपन ध्यान दो, खीर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, हाँ कब रखते हैं, शरद पूर्णिमा को। तो ये कौन सी ऋतु है, शरद, क्लियर। इसी समय मम्मी गोदड़े मतलब बिस्तर धूप में देती ना, क्यों देती है, हवा में नमी की मात्रा, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होता है, फंगस होता है और वायरल पीरियड कहलाता है। अब तीनों घटनाएं देखो, आगे समझ में, बोलो। अब दो चीजें हैं यहां, ध्यान से समझना। कितनी चीजें हैं, दो। पहली है फसल और दूसरी है मानव जन्म। ये दो बातें हैं, ये तीनों घटनाएं देखो और अप्लाइड करो। ठीक है, इस समय फसल पकने का समय होता है और फसल पकने के लिए हमें क्या चाहिए कि आसमान में बादल नहीं हो, सूर्य की किरणें तेज हो। सोचो आसमान में बादल नहीं है, ठीक है, तो फसल अच्छी तरीके से पकेगी। दूसरी बात, सूर्य की किरणें बहुत तेज होती है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं पहन रखे ग्लव्स वगैरह या मुंह नहीं ढक रखा तो ध्यान दो तुरंत ब्यूटी पार्लर जाना पड़ जाएगा। अब आगे, अब आगे ध्यान से सुनो, आगे है? हाँ तो चलो जो भी आएगी बहू वो पार्लर से आएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, सूर्य की तीक्ष्ण किरणें, फसल पकेगी। अब अगर ध्यान दो बहुत ज्यादा शार्प है और हवा में नमी की मात्रा नहीं है तो फसल जड़ जाएगी और दाना बिल्कुल सुखड़ा सुखड़ा सा आएगा, ये वाला बड़ा बड़ा सा, ठीक है। और अगर वायु में नमी की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, और सूर्य की तीक्ष्ण किरणें हैं तो जो दाना आएगा बाजरे का वो मोटा आएगा। ठीक है, अतः तीसरी कंडीशन भी बहुत जरूरी है। ये वही कंडीशन है जो अपन चावल बनाते हैं, पानी डालते हैं ना, पानी डालते हैं ना, क्या बनाते हैं, चावल। तो ये तो हो गया आँच, ठीक है, और ऊर्जा, हाँ आँच ही तो बोलते हैं, ऊर्जा, ठीक है। और ये हवा में नमी यानी पानी। अब ध्यान दो, और बादल बादल प्लेट लेके बैठा हुआ खाली, ठीक है, चावल बनने का इंतजार कर रहा है। कुल मिला के फसल पकने के लिए ये सर्वोत्तम मौसम है, ठीक है। लेकिन ध्यान दो ह्यूमन बीइंग में ये तीनों कंडीशंस किसको पैदा करती है, वायरल को, ठीक है, वायरल को, यानी बुखार, जितनी भी बुखार है वो सब एक्टिवेट हो जाएगी, जितने बैक्टीरिया और वायरस है सब एक्टिवेट रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं, ध्यान से सुने ये क्वेश्चन है आपका, इसे कहते हैं कार्तिक हीट या कार्तिक उष्मा बम, ठीक है। कार्तिक हीट आएगा एग्जाम में, क्या कहेंगे इसे, कार्तिक हीट। किसके रिगार्डिंग कहा जाता है, मानव जगत, ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी मनुष्यों के लिए खतरनाक मौसम होता है और फसलों के लिए यह सर्वोत्तम मौसम होता है, फसल पकने के अनुकूल, अनुकूल मौसम। अक्टूबर एंड नवंबर, तो नवंबर माह, याद रखना नवंबर लिख रहा हूं मैं यहां, नवंबर माह के मौसम को राजस्थान में गुलाबी सर्दी का काल कहा जाता है, गुलाबी सर्दी का काल कहा जाता है, ठीक है। याद रखना कि
छाया में बैठे तो ठंड लगेगी और धूप में बैठे तो गर्मी लगेगी। ये घटनाएं होती दीपावली के आसपास। आगे समझ में? बोल तो जाओ। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, चेंटने लग जाती है, सही है। हाँ हाँ सही है, धूप में खड़े हो जाएंगे ना बेटा तो गर्मी लगेगी, और छाया में जाके बैठेंगे तो ठंड लगेगी। ये किसकी दशा? गुलाबी सर्दी की। धूप में चाटने लग जाती है क्या? चीजें समझ में आ गई ना? चारों सवाल समझ में आ गए। पहला सवाल ध्यान से सुनो। टाइम कौन सा है? अक्टूबर एंड नवंबर। तीन मौसमी दशाएं कौन कौन सी है? तो आसमान बादल रहित, और सूर्य की तीक्ष्ण किरणें, और हवा में नमी की मात्रा अधिक। ये तीनों मौसमी दशाएं फसल पकने के अनुकूल मौसम रखती है, लेकिन मानव जगत में ये कार्तिक उष्मा बम कहलाती है, यानी वायरल। हाँ, कार्तिक महीना चल रहा है, वायरल वाली कंडीशन हो जाती है। और नवंबर माह के मौसम को राजस्थान में गुलाबी सर्दी का काल कहा जाता है, जिसमें छाया में बैठते तो ठंड लगती है, और घर धूप में बैठते तो चेटने लगती। आ गया समझ में? चलो, काटने लगा। नोट कर लो इसको, ऐसा कैसा ही। इसको नोट कर लो, फिर ये तीनों लाइनें मैं लिखा दूंगा। यहां तक लिख लिया था ना आप लोगों ने? अब इस इंडेक्स को नोट कर लो, यूं क्या यूं ही। हाँ बताओ। अच्छा अच्छा, चैत बैसाख जेठ आषाढ़। चैत बैसाख जेठ। बैसाख और जेठ, हाँ। चैत बैसाख जेठ आषाढ़। नहीं, जेठ ही सही है। चैत्र में ध्यान दो। अरे एक मिनट, चैत्र में क्या होता है? चैत्र में ध्यान दो, एक तो ये जो होता है ना, ढाक और पलास। ढाक और पलास, ठीक है, इनमें फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पतझड़ शुरू हो जाती है, तो उसके जस्ट बाद में ही ध्यान दो सांगरी केर वगैरह ये शुरू हो जाते हैं। हैं? अब यार ये इतना था। चित्रंगा। हम्म। नोट कर लिया? अब इसमें पहली लाइन में यहां लिखो, ये मौसमी दशाएं फसल पकने के अनुकूल होती है। ये मौसमी दशाएं फसल पकने के अनुकूल होती है। तीनों मौसमी दशाएं। ये मौसमी दशाएं फसल पकने के अनुकूल होती है। फसल पकने के अनुकूल होती है। ये दशाएं, मौसमी दशाएं फसल पकने के अनुकूल होती है। यहां तक लिख लिया सबने? अगली लाइन में, परंतु मानव जगत में, मानव जगत में, ह्यूमन बीइंग में, मानव जगत में ये बुखार व वायरल का मौसम होता है। बुखार व वायरल का मौसम होता है, जिसे कार्तिक हीट कहा जाता है। कार्तिक हीट या कार्तिक उष्मा बम।
कार्तिक हीट या कार्तिक उष्मा बम या कार्तिक की गर्मी, क्या कहेंगे इसे? कार्तिक की गर्मी। और कार्तिक को शॉर्ट में क्या कहते हैं? काती, काती कहते हैं ना। हाँ हाँ। अब आगे देखो, नवंबर यहां तक लिख लिया। अगली लाइन में कार्तिक उष्मा बम कहा जाता है, लिख लिया। आगे चले, नवंबर माह के मौसम में, नवंबर माह के मौसम को, नवंबर माह के मौसम को राजस्थान में गुलाबी सर्दी का काल कहा जाता है, जिसमें धूप में धूप में बैठने पर राजा पोरस के झटकने चलते हैं। राजा पोरस हाइड स्पेस का युद्ध लड़ा था ना, कौन सा लड़ा था? हाइड स्पेस का है, स्पेज, हाथियों का प्रयोग किया था, है तो हिस्ट्री में ही। नहीं होगी बेटा, बाकी है इतिहास का। आगे चले बेटा, ये पूरा समझ में आ गया ना? अगला लिखो, 4 नंबर लगा के, 4th नंबर, रेनी, कौन सा? विंटर सीजन, वर्ष, शीतकाल, शीतकाल। और इसका टाइम लिखो, दिसंबर से मार्च। सबसे ठंडा माह जनवरी, कौन सा है? जनवरी। सबसे ठंडा माह जनवरी। तो न्यूनतम तापमान कौन से महीने में रहता है बेटा? जनवरी में। मावट वर्षा का काल, वो दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी। और ये तीसरा क्वेश्चन हो रहा है इसमें, वो सबसे ठंडा दिन, ये भी पूछ लिया जाता है, ठंडा दिन। तो ध्यान दो, 22 दिसंबर को ही माना जाता है बेटा। मैं कल खूब देख रहा था इस क्वेश्चंस को। वैसे ऊपर तो अपन ने क्या लिखा? जनवरी, लेकिन माना इसको जाता है क्योंकि इस रोज सबसे लंबी रात होती है। ठीक है, सबसे लंबी, सांकेतिक चीजें हैं ये। सबसे लंबी रात वह सबसे छोटा दिन, छोटा दिन। सबसे लंबी रात व सबसे छोटा दिन, 22 दिसंबर। सबसे लंबी रात व सबसे छोटा दिन। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर स्थित होता है। अतः इस घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति पर्व कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। और कर्क संक्रांति पर्व कब मनाया जाता है? पर्व मनाया ही नहीं जाता वो, पहली बात। योग दिवस कहते हैं उसे। ठीक है, अब सुनो, वो भी अब शुरू किया योग दिवस। बेटा पर्व त्योहार के रूप में, अपन पर्व या त्योहार के रूप में मकर संक्रांति
कब मनाते हैं? 14 जनवरी को। अब ये बताओ आप लोगों में से कोई भी कि ये हिंदी महीनों से संबंधित है या अंग्रेजी महीनों से? अंग्रेजी, हिंदी से भी है क्या? नहीं। तो इट मीन्स, दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ, इट मीन्स ये त्योहार ब्रिटिश काल की देन है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ मनाया जाता है? बंगाल में, क्योंकि अंग्रेज सबसे ज्यादा कहाँ रहे? बंगाल में। अतः गंगा सागर का मेला जो लगता है वो कब लगता है? 14 जनवरी को। गंगा सागर। कुंभ के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? गंगा सागर है। अरे तो लाड्या बेटा, वो मकर संक्रांति का मेला है, पर्व है, त्योहार। ये खगोलीय घटना है, दोनों चीजें अलग अलग है। मकर संक्रांति की एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट यानी खगोलीय घटना कब होती है? तो कब होती है? 22 दिसंबर को। मकर संक्रांति मनाई कब जाती है? तो 14 जनवरी को। मनाई कब जाती है? 14 जनवरी। नए कपड़े, ठीक है, और प्लस पतंग उड़ाने की प्रक्रिया, ये कब होती है बेटा? 14 जनवरी को। जबकि सूर्य, ध्यान दो, मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है? 22 दिसंबर को। तो खगोलीय घटना कब होती है? 22 दिसंबर। जबकि पर्व और त्योहार, हाँ बोलो बोलो। सास को मनाया जाता है। रूठी हुई सास को ससुर के द्वारा मनाया जाता है, बहू के द्वारा। अच्छा, फिर रूठी हुई सास को ससुर के द्वारा कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 14 फरवरी। रूठी हुई सास को ससुर के द्वारा कब मनाया जाता है? 14 फरवरी। और 14 जनवरी को? ओ तेरी दो। यहां समझ में आ गई दोनों बातें। मकर संक्रांति की खगोलीय घटना कब होती है? 22 दिसंबर। और मकर संक्रांति त्योहार कब मनाया जाता है? ठीक है। मकर संक्रांति त्योहार ब्रिटेन में मनाया जाता है क्या? नहीं। चीन में मनाया जाता, म्यांमार में, भूटान में नहीं मनाया जाता। भारत में मनाया जाता है और नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, जहां हिंदू सभ्यता संस्कृति है वहीं मनाया जाता है, बाकी और कहीं नहीं। अतः ध्यान दो, वापस दिमाग में थोड़ा सा एक चीज डालना कि यह एक कला संस्कृति से बिलोंग करने वाला वर्ड है, मकर संक्रांति पर्व। और मकर संक्रांति खगोलीय घटना जो कितनी तारीख को हो रही है? 22 दिसंबर को। यह साइंस का पार्ट है। और वो त्योहार जो है 14 जनवरी को होने वाला, वो कला संस्कृति का, भारतीय कला संस्कृति का पार्ट है। ठीक है क्या? मकर ऐनांत ये है, वो नहीं है। ठीक है। और उसमें अपन ये कहते हैं ना, इधर देखो, वो एक बहाना है बेटा। क्या? पुण्य करने का। क्या बहाना है? पुण्य करने का, धार्मिक प्रवृत्ति का। अब ये बताओ, कर्क संक्रांति कब मनाई जाती है? तो कर्क संक्रांति त्योहार के रूप में कहीं नहीं मनाई जाती वर्ल्ड में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि कर्क रेखा पर दिन को थोड़ा दोपहर 12 बजे सूर्य जहां सीधा चमक रहा है, उस बिंदु को कर्क बिंदु कहते हैं। और इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो ये 21 जून की घटना है। कब की है? 21 जून। क्लियर? सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। और सबसे छोटी रात 21 जून को। और 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात और तो सबसे ठंडा दिन किसको माना जाता है? 22 दिसंबर को। आ गया समझ में? सीधे सीधे सवाल है। आगे चले। अब अगली लाइन में नोट करो, शीतकाल, टेम्परेचर, तापमान। सबसे पहले तापमान को लेते हैं। तापमान जनवरी माह। राजस्थान। मैं मैप बनाने वाला हूं, इसलिए मैंने पहले हेडिंग डाल दी। अब अपन देखेंगे समताप रेखाएं। जैसे जून में देखी थी ना, जुलाई में, जून में, वो की वही। जनवरी तो लिखा है यहां, लिखा है ना जनवरी। इससे पहले किस में देखी थी? जून में। टेम्परेचर कहां देखा था? जून में देखा था। और वायुदाब किस में देखा था? जुलाई में।
देखो मैप को, ठीक है। जून और जुलाई, यहां दोनों ही मानचित्र किसके बनेंगे? जनवरी के। ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा, समताप रेखा कितने डिग्री सेंटीग्रेड की? 6 डिग्री। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा, और ये फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो इसमें जिले ध्यान से, पहले में जिला आएगा बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, और बीच में डाल देना डीडवाना। इसमें जिला आएगा बाड़मेर, बाड़मेर, और यहां जालोर। दोनों और 10 डिग्री की है। क्या हुआ बेटा? उसमें जून लिखना समताप रेखाओं में, जुलाई नहीं है, जून है वो। वायुदाब नहीं, तापमान में, तापमान में तो क्या लिखोगे? जून, और वायुदाब में क्या है? जुलाई। समताप रेखा, ताप 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 मतलब तापमान, और समदाब रेखा। ए बेटा इधर देखो, कंफ्यूज मत हो सकता है मेरे से गलती होगी हो। अब देखो ग्रीष्म काल में, ध्यान से सुनो 1 मिनट। ग्रीष्म काल में जब अपन ने दो मौसम मानचित्र बनाए, उसमें स्टार्टिंग में पहला तापमान का बनाया, तो तापमान वाला तो कब का है? जून का। अब रुको, ध्यान से देखो, इसमें अपन ने, 1 मिनट बोर्ड पे देख लो, इसमें अपन ने 42 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा बनाई है, और 32 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा बनाई है। देखो देख के, सही है ना? अब ध्यान से सुनो, तापमान जून का है वो समताप रेखा, और ध्यान दो वायुदाब, वायुदाब में जुलाई है, ठीक है। और इसमें अपन ने क्या प्रेजेंट किया? 997 998 999, 1000, ये प्रेजेंट किया ना, जुलाई और ये जून। लेकिन याद रखना, इसमें दोनों ही किसके आएंगे? जनवरी के। इसमें ठंडे मतलब शीतकाल में दोनों मानचित्र किसके आएंगे? जनवरी के आएंगे। अब तो आ गया ना समझ में? इधर दो जिलों के और नाम लिखो, मैं फिर इसमें और भूल जाता मैं। तो क्या 4 आएंगे? एक तो आएगा माधोपुर, एक आएगा बूंदी, एक आएगा कोटा, और फिर आएगा बारां। हाईएस्ट टेम्परेचर, सर्वाधिक तापमान बांसवाड़ा का, लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान चूरू का -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और सिरोही अलग तो कंडीशन जनरेट होगी यहाँ सिरोही, ये सिरोही, आबू, आबू ब्लॉक। यहां ध्यान दें, टेम्परेचर तापमान -3.3 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान, न्यूनतम तापमान वाला स्थान। तापमान वाला स्थान कौन है? माउंट आबू। और टेम्परेचर कितना रहता है? -3.3 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस लगा हुआ है बेटा, और वहां भी माइनस लगा हुआ है, -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कम, ठीक है, कम।
सब, जबकि ध्यान दो क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा कब, जनवरी मतलब, हाँ वेरी गुड। अब आ गए सब सवाल। कल एक इंडेक्स बनाई थी, कल या परसों बनाई थी ना, जिसमें दिया हुआ था, उसमें देखो बांसवाड़ा लिखा हुआ होगा। जनरली राजस्थान में सर्वाधिक तापमान और सबसे न्यूनतम तापमान वाला जिला कौन सा है? चूरू, सही ना। गर्मियों में सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला चूरू और सबसे कम तापमान वाला सिरोही, और सर्दियों में सर्वाधिक तापमान वाला बांसवाड़ा और सबसे कम तापमान वाला चूरू। आ गया समझ में? यही घटनाक्रम यहाँ है। लिखा दूं मैं पहली लाइन में? लिख लिया क्या बेटा? चले आगे, पहली लाइन में लिखो। बोलो लिख लिया क्या? लिखो इसमें पहली लाइन। जनवरी माह के मौसम मानचित्र में, जनवरी माह के मौसम मानचित्र में, जनवरी माह के मौसम मानचित्र में 6 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा, 6 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित होती है। उत्तरी भाग में स्थित होती है। उत्तरी भाग में स्थित होती है। नोट कर लिया? जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व में दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व में, लिख लिया यहाँ तक बेटा? दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व में, जिले बताओ दक्षिण पश्चिम। दो जिलों के नाम बताने हैं, बाड़मेर जालोर, और दक्षिण पूर्व के जिलों के नाम बताओ बस। और उत्तर वाले जिलों के नाम बताओ। बीकानेर। आ गया समझ में? बस। दक्षिण पश्चिम व दक्षिण पूर्व में, यहां तक लिखा ना। 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा स्थित होती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा स्थित होती है। क्या हुआ? 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा स्थित होती है। ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना? ये कितनी है? 6 डिग्री। इससे पहले वाली लाइन में लिखा ना अपन ने, क्या लिखा? हाँ ये लिखा, कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर, नागौर, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू। 6 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा। और ये 10 डिग्री सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा। अब सवाल यूं आ जाए, सोचो थोड़ा सा। सवाल ये आ जाए कि निम्न में से कौन से जिले में, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा स्थित होती है? होती है। ए कोटा झालावाड़, बी बूंदी अजमेर, सी सवाई माधोपुर करौली, और डी बूंदी जालोर। अब ये तो आपको पता है, वरना कोई भी बूंदी जालोर में नहीं जाएगा। जाएगा क्या? एक तो उधर रह गया, एक उधर रह गया। सोचो, जालोर तो किधर चला गया? वेस्ट में। और बूंदी किधर किधर चला गया? ईस्ट में। अतः ज्योग्राफी में मानचित्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैंने आपको दोनों लाइनें लिखाई, यही तो लिखाई जो मैप में बड़ा हुआ है, ठीक है।
सबसे ज्यादा तापमान कहाँ का रहता है? दक्षिणी राजस्थान का। और सबसे कम तापमान कहाँ का रहता है? उत्तरी राजस्थान का। ठीक है, नीचे लिख लो। सर्वाधिक तापमान बांसवाड़ा व बाड़मेर जिलों का रहता है। बांसवाड़ा व बाड़मेर जिलों का रहता है। सर्वाधिक तापमान बांसवाड़ा व बाड़मेर जिलों का रहता है। ये मैं क्लियर कर चुका हूं पहले 2-3 बार कि ये कौन से टाइम का सर्वाधिक तापमान है? शीतकाल का, याद रखना। वैसे सर्वाधिक तापमान कौन से जिले का रहता है? चूरू का। कहाँ का रहता है? चूरू का। लेकिन ये शीतकाल चल रहा है, तो शीतकाल में सर्वाधिक तापमान बांसवाड़ा। दूसरा कौन है? बाड़मेर। आगे चले इसी में अगली लाइन में। जबकि न्यूनतम तापमान चूरू जिले का -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सबसे न्यूनतम तापमान चूरू जिले का रहता है। जनवरी माह में कोल्ड वेव के चलने पर, शीतलहर के चलने पर आबू पठार का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। पठार का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 3.3। आबू पठार का तापमान -3.3 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बात एक ही है बेटा, 3.3 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना माइनस है वो, हो जाता है। और नक्की झील क्या हो जाती है? जम जाती है। पहले लिखा दिया था ना मैंने। ठीक है, ये टेम्परेचर का घटनाक्रम। आगे चले, अब अगला लिखो। टेम्परेचर के बाद एयर प्रेशर, वायु दाब। वायु दाब और वायु दाब कल एग्जाम देने जा रहे हो ना आप लोग, तो बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। ठीक है, और कल की शायद क्लास होगी नहीं,